दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश की एक जगह लगती है उडुपी। दरअसल यहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है बालकृष्ण पुजारी। बालकृष्ण पुजारी अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। उनका एक होटल था, उसे वो चलाया करते थे और उसी होटल से उनके घर का खर्चा चलता था, रोजी रोटी चलती थी। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता। इसी बीच पुजारी और प्रतिभा के 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। अब जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी देखभाल करना, उन्हें संभालना, ये सब कुछ वो प्रतिभा ही करती थी, क्योंकि उसका पति पुजारी वो अपना होटल संभाला करते थे। अब धीरे धीरे उनके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। अब एक दिन की ये बात है, जब दोनों पति पत्नी रात को अपना खाना वगैरह खा रहे थे, तो जो प्रतिभा होती है वो अपने पति से कहती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। वो कहता है हाँ कहो। प्रतिभा कहती है मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम धंधा करूं, क्योंकि देखो अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और दिन पर दिन हमारे खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। उसका पति कहता है अरे इसमें गलत क्या है, अगर तुम कुछ भी काम करोगी तो उससे और पैसे आएंगे और फिर हम अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे, उनके फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तभी वो पूछता है कि लेकिन तुम कौन सा काम करना चाहती हो। तो प्रतिभा कहती है कि मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दो, मैं उसे चलाऊँगी, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी बहुत जानकारी भी है। उसके बाद पति उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा के दे देता है। अब बालकृष्ण पुजारी अपना होटल का काम देखते थे और उधर उनकी पत्नी अपना ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। प्रतिभा का एक भाई भी होता है, यानी कि बालकृष्ण पुजारी का साला। पुजारी अपने साले को बहुत जानते मानते थे, उसे बिल्कुल अपने भाई से भी कहीं ज़्यादा प्यार करते थे और उनका साला भी उन्हें बहुत मानता था। दरअसल जीजा और साले में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो अपनी छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। इसी बीच अगर कभी कभार पुजारी और प्रतिभा में कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता था तो पुजारी का साला आकर अपने जीजा को और अपनी बहन को समझा बुझाकर उनका झगड़ा शांत करवा देता था। कुल मिलाकर जीजा और साले की जोड़ी को उनके परिवार वाले मिसाल देते थे। समय आगे बढ़ जाता है, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। तभी एक दिन अचानक से पुजारी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसे बुखार आने लगता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो दवा वगैरह खाता है। दवा खाने के कुछ देर तो वो ठीक रहता था, लेकिन फिर से उसकी वही हालत हो जाती थी, यानी कि वो दवा उसे फ़ायदा नहीं करती थी। उसके बाद उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसकी जांच वगैरह सब कुछ होती है। उसके बाद फिर वहाँ से दवा लेकर घर वापस आ जाते हैं। पुजारी दवा खाता है, दवा खाने के कुछ देर बाद तक तो वो ठीक रहता था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो है उसकी पहले की जैसे फिर तबीयत हो जाती थी। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। उसकी पत्नी प्रतिभा और जो उसका साला होता है, दरअसल उसका नाम संदीप होता है, वो अलग परेशान हो जाता है। उसके बाद अब जब पुजारी की हालत में कोई सुधार नहीं होता तो उसके बाद उसे बेंगलुरु लेकर जाते हैं और वहाँ के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाते हैं, उसे वहाँ एडमिट कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिनों तक पुजारी उस हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, उसका इलाज चल रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी प्रतिभा और जो उसका साला होता है संदीप, वो भी हॉस्पिटल में अपना मौजूद थे। अब धीरे धीरे पुजारी की हालत में सुधार हो रहा था और कुछ दिनों बाद उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। और जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो उनमें खुशी की लहर दौड़ जाती है कि चलो अब वो ठीक हो गया है। उसके बाद पुजारी की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, उसकी पत्नी उसे लेकर उडुपी अपने घर वापस आ जाती है। वो लोग हॉस्पिटल से शाम को लगभग 8 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जब पुजारी जैसे ही घर पहुंचता है तो उसे देखने के लिए उसके सभी नाते रिश्तेदार घर पर आने लगते हैं। हालांकि उसके सभी रिलेटिव रिश्तेदार सब आस-पास से ही रहते थे, इसीलिए वो रात में ही पुजारी को देखने, उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। प्रतिभा के दोनों बच्चे जो थे वो भी आ जाते हैं। दरअसल उसने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उन्हें छोड़ रखा था। अब सारा घर रिश्तेदारों से भरा था। धीरे धीरे 2-3 घंटे का वक्त बीत जाता है। इसी बीच कुछ रिश्तेदार कहते हैं कि आज हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि बालकृष्ण पुजारी बड़े दिन बाद आए हैं हॉस्पिटल से। तो पत्नी की जो प्रतिभा होती है पत्नी, वो साफ मना कर देती है, कहती है नहीं नहीं आप लोग जाइए, इनकी जो है इन्हें आराम करने की ज़रूरत है, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है और मैं हूँ ना इनका ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है तो इन्हें डिस्टर्ब मत करिए। अब उसके बाद सभी रिश्तेदार वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पुजारी का जो साला होता है संदीप, वो कहता है दीदी मैं तो यहीं जीजा के पास ही रहूँगा। प्रतिभा कहती है भाई तू भी चला जा। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वो कहती है भाई चला जा, और वैसे भी इन्हें दवा दे दी है, अब ये आराम करेंगे, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। उसके बाद संदीप भी वहाँ से चला जाता है। अब घर के सारे रिश्तेदार एक एक करके चले जाते हैं, संदीप भी चला जाता है। इसी बीच रात के लगभग 1:30 बजे का वक्त हो रहा था, तभी एक व्यक्ति आता है और वो सीधे घर के अंदर दाखिल हो जाता है। दरअसल प्रतिभा ने पहले से ही दरवाज़ा खोल रखा था।
वो जाता है और तुरंत बाथरूम में छुप जाता है। उसके बाद प्रतिभा आती है और बाहर झांक कर देखती है इधर उधर कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। उसके बाद वो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और उस व्यक्ति को अपने साथ लेती है और उसे सीधा बेडरूम में लेकर चली जाती है, और जहाँ बालकृष्ण पुजारी आराम से सो रहा था। और वहाँ जाने के बाद बेडरूम में वो व्यक्ति एक तकिया उठाता है और उससे पुजारी का मुंह दबाने की, उससे जो है सांसें रोकने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच पुजारी जाग जाता है और वो विरोध करने लगता है, और जब वो विरोध कर रहा था तो उसकी पत्नी प्रतिभा कूद कर उसके सीने पर बैठ जाती है और वो पीछे से उसके दोनों पैर पकड़ लेती है। अब वो अनजान व्यक्ति तकिए से उसका मुंह दबा रहा था और उसकी पत्नी सीने पर बैठकर उसका पैर पकड़ी थी। अब उस बालकृष्ण पुजारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उसके साथ हो क्या रहा है। आखिरकार थोड़ी देर छटपटाने के बाद उसकी मौत हो जाती है, वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उसकी नब्ज़ को टटोल के देखते हैं, उसे हिलाते डुलाते हैं। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि अब बालकृष्ण पुजारी इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, तो उसके बाद वो अनजान व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। प्रतिभा बिस्तर वगैरह सब सही करने लगती है, क्योंकि पुजारी जब छटपटा रहा था तो बिस्तर जो है सिकुड़ गया था, बिगड़ गया था। वही सब प्रतिभा सही करने लगती है। उन्हें ये सब करते हुए रात के 3 बज चुके थे। उसके बाद प्रतिभा अपने एक दो रिश्तेदारों को फ़ोन कर देती है और कहती है उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे हैं, कोई हरकत भी नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रही है। अब रिश्तेदार जब ये बात सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी जब कुछ देर पहले वहाँ से ये लोग गए थे तो सब कुछ तो ठीक था, ये अचानक से क्या हो गया। उसके बाद वो अपने भाई संदीप को भी फ़ोन कर देती है। अब संदीप जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने जीजा से बहुत प्यार करता था, उन्हें बहुत जानता मानता था। वो तुरंत आकर पहुंच जाता है घर पर, और वो सभी रिश्तेदार भी आकर जुट जाते हैं जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से चले गए थे। इसी बीच संदीप अपने जीजा के चेहरे को बड़े गौर से देखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। उसे ये दिखाई देता है कि पुजारी के गाल पर कुछ लाल रंग का निशान था और उसके गले पर भी कुछ लाल रंग का निशान था। अब सभी लोग उस निशान को देखते हैं तो आपस में बातचीत करने लगते हैं कि जब ये हॉस्पिटल से आए थे तब तो इनके चेहरे पर कोई निशान नहीं था, बिल्कुल ठीक थे, फिर ये निशान आखिरकार कहाँ से आ गया, किस चीज़ का है। तभी उसको ये भी लगने लगता है कि जिस बीमारी, सभी लोग को ये लगता है कि जिस बीमारी का इलाज चल रहा था हो सकता है कि उसी की वजह से इनकी मौत हो गई हो। तभी संदीप अपनी बहन प्रतिभा को एक अलग तरफ लेकर जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि जब जीजा यहाँ पर आए थे तब तो उनके गाल पर, उनके गले पर कोई निशान नहीं था, तो फिर ये निशान किस चीज़ के हैं, सच सच बताओ, कोई यहाँ पर रात में आया था क्या। प्रतिभा कहती है नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मैं उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी तो मेरे हाथ में एक पानी की बोतल थी और मैंने वो बोतल उनके चेहरे पर फेंक दिया था, शायद उसी से ये खरोंचें आ गई हों। अब अगला दिन आता है तो सभी लोग कहते हैं कि अब इनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। इसी बीच संदीप अपनी दीदी के पास जाता है और कहता है दीदी मुझे कुछ शक हो रहा है, एक बार पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। तो प्रतिभा कहती है नहीं, मैं इनकी चीर फाड़ नहीं करवाऊंगी। आखिरकार वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देती है। अब संदीप के पास एक रास्ता था या कि वो जो है जाकर पुजारी के पिता से बातचीत करे, क्योंकि या तो पिता, माता पिता कह सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए, या तो बीवी कह सकती है, हालांकि बीवी ने तो साफ मना कर दिया था। उसके बाद संदीप पुजारी के पिता के पास जाता है और कहता है आप पोस्टमार्टम करवाने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि बालकृष्ण पुजारी की मौत नेचुरल नहीं है, मुझे कुछ शक हो रहा है, मैंने उनके चेहरे पर कुछ निशान देखे हैं। उसके बाद वो पुजारी के पिता को लेता है और उनके साथ जो है जाता है, चेहरे पर जो निशान थे उन्हें दिखाता है। अब पुजारी के पिता जो है वो पढ़े लिखे थे, वो पोस्टमार्टम के लिए मान गए। उसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी जाती है। 3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी थी, उससे 1 दिन पहले संदीप अपनी बहन से पूछता है, कहता है सच सच बता दो उस रात घर में कौन आया था। प्रतिभा हैरान हो जाती है, कहती है भाई मैं सच कह रही हूँ, कोई भी नहीं आया था। संदीप कहता है सोच लो, कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और अगर उसमें कुछ गलत निकला फिर तुम जेल की सलाखों के पीछे होगी। तभी संदीप कहता है उस रात दिलीप हेगड़े आया था ना। जब प्रतिभा संदीप के मुंह से ये नाम सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है नहीं भाई, वो नहीं आया था। दरअसल बालकृष्ण पुजारी ने अपने साले संदीप को बहुत पहले ही बता दिया था कि देखो तुम्हारी बहन एक 28 साल का लड़का जिसका नाम दीपक हेगड़े है, उससे फ़ोन पर बातचीत करती है। उसके बाद संदीप ने अपनी बहन को समझाया भी था और वो मान भी गई थी। इसलिए संदीप को शक था कि कहीं उसकी बहन ने उस दीपक के साथ मिलकर जीजा को मार तो नहीं दिया। जब संदीप प्रतिभा से बार बार पूछ रहा था तभी अचानक से प्रतिभा बताने लगती है, कहती है भाई मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तू मुझे पुलिस से बचा ले। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पूरी बात बताओ। इसी बीच संदीप चुपके से अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर देता है। प्रतिभा को इस बात की भनक तक नहीं लगती। वो कहती है हाँ उस रात दीपक आया था और उसी ने बालकृष्ण पुजारी को, तेरे जीजा को मारा है। अब संदीप सोचने लगता है कि वो अकेले तो जीजा को मार नहीं सकता। उसके बाद वो प्रतिभा को और डराता है। फिर वो सब कुछ सच बता देती है कि उसने भी अपने पति को मारने में दीपक का पूरा साथ दिया था। उसके बाद संदीप उस रिकॉर्डिंग को लेकर चुपचाप नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ सब कुछ बताता है और वो रिकॉर्डिंग भी उन्हें सुनाता है पुलिस वालों को।
रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पुलिस हॉस्पिटल पे ले जाती है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें सामने आ जाता है कि बालकृष्ण की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। उसके बाद प्रतिभा और उसके प्रेमी दीपक हेगड़े को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुम दोनों ने बालकृष्ण पुजारी को क्यों मारा, तो कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जब कोरोना काल का दौर चल रहा था तो सभी लोग अपना अपना घर में कैद थे। इसी बीच ज़्यादातर मोबाइलों पर लोग अपना टाइम काटते थे, और प्रतिभा की इंस्टाग्राम पर वो अपना जो है एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है जिसका नाम दीपक हेगड़े होता है। दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं और छुप छुप के एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच दोनों बाहर एक दूसरे से मिल भी लिया करते थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। अब एक दिन प्रतिभा दीपक से कहती है, मुझे तुमसे शादी करनी है और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। अब दीपक के मन में भी यही चल रहा था, वो भी प्रतिभा से शादी करने के लिए मान जाता है। तभी प्रतिभा कहती है, लेकिन उसके लिए पहले मेरे पति को रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। दीपक प्रतिभा को कुछ ऐसे केमिकल्स लाकर दे देता है जो स्लो पॉइजन का काम करता है। वो प्रतिभा से कहता है, तुम इसे अपने पति को थोड़ा थोड़ा खाने में मिला कर देना, उन्हें जो है चावल में मिलाकर देना शुरू कर दो, राइस में। उसके बाद धीरे धीरे उसके बॉडी ऑर्गन्स जो है काम करना बंद कर देंगे और उसकी अपने आप मौत हो जाएगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। उसके बाद प्रतिभा वो केमिकल्स लेती है और अपने पति को खाने में मिलाकर, खासकर राइस में, चावल में उसे मिलाकर देना शुरू कर देती है। हालांकि वो धीरे धीरे असर कर रहा था। जब उसका असर शुरू हुआ तब बालकृष्ण पुजारी को बुखार आना शुरू हो गया, उसे उल्टियाँ होने लगी और धीरे धीरे करके उसे 9 अस्पतालों में दिखाया गया था। जब वो बेंगलुरु में एडमिट था तब वहाँ से वो ठीक हो जाता है और घर वापस आ जाता है। जब वो ठीक हो जाता है तो उसकी पत्नी प्रतिभा को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, और वो उसी दिन जब बालकृष्ण पुजारी को लेकर हॉस्पिटल से घर आई थी तो अपने प्रेमी दीपक हेगड़े को फ़ोन करती है और कहती है, ये हॉस्पिटल से आ गया है, इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बच गया, अब बहुत हो गया, अब और समय नहीं बर्बाद करना। और इसके बाद उसी रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास दीपक हेगड़े प्रतिभा के घर पर आता है, और उसके बाद प्रतिभा और दीपक दोनों मिलकर बालकृष्ण पुजारी की गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।